Hello everyone, this is Preeti Singh from Electrical Engineering Department of Axis Colleges Kanpur. Today I am here to discuss the topic which is most important one of Electrical Engineering Department, that is single phase transformer. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वर्थ है इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या ज़रूरत आई हमें ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे आपका एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन ब्लॉक है, सब स्टेशन है एंड कंज्यूमर पार्ट है। तो ट्रांसफार्मर की नीड क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है अब हमारे लिए। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ब्लॉक में देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास विंड टरबाइन सा बन रहा है, जहाँ से पावर प्लांट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पावर सिस्टम और पावर जो हमारी जनरेशन हो रहा है पावर प्लांट में, तो ऐसा नहीं है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हुई है वो हम एज इट इज़ अपने कंज्यूमर लेवल तक या एंड यूज़र लेवल्स तक नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई एक ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होता है। हम यहाँ पर क्या मीडियम यूज़ करते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पावर जनरेटिंग स्टेशन से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं कंज्यूमर साइड में। बट होता क्या है कि जब हमें यहाँ पर सपोज 11 kV जनरेशन हुआ, हमारा 11 kV जनरेशन को हम एज इट इज़ इस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम एक साथ कंज्यूमर लेवल पर नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडस्ट्रियल एरियाज भी होंगे, आपके पास स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, आपके पास यूजली होम्स एंड ऑल, यानी कि जो छोटे छोटे घर वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आप कंज्यूमर्स को नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हर जगह पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, उसके बाद जब इसका ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, तो यहाँ पर इस टाइम पर हमारे I2R लॉसेस, दैट इज़ कॉपर लॉसेस, बहुत एक्सेस में होते हैं। इन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है, एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमारी लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करती है लो करंट हाई वोल्टेज में। यानी कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो हमारा लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करेगी किसमें, लो करंट हाई वोल्टेज में। इससे होता क्या है, जब आपके पास लो करंट हाई वोल्टेज मिलता है, उसकी वजह से आपके जो भी I2R लॉसेस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो आपके काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ये रिड्यूस होने से क्या होता है, ऑब्वियसली इफ़िशेंसी हाई होगी, जितना आप इनपुट दे रहे हो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, जितने ज़्यादा लॉसेस कम उतनी ज़्यादा इफ़िशेंसी और उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। देन ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम क्या है कि यहाँ पर जो हमने लो करंट हाई वोल्टेज का कन्वर्जन किया था, ये इसका जस्ट अपोजिट या वाइसा वर्सा होता है। क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन लाइन से हमें जो लो करंट और हाई वोल्टेज था वो स्टेप डाउन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, हाई करंट एंड लो वोल्टेज में, हाई करंट एंड लो वोल्टेज में। देन यहाँ से हम डिफरेंट कंज्यूमर्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी
ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ, ट्रांसफार्मर एक हमारा स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को वन सर्किट से सेकेंडरी सर्किट या अनदर सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, या वन प्लेस से अनदर प्लेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है ट्रांसफार्मर। तो ये एक हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम ट्रांसफार्मर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है हमें ट्रांसफार्मर को समझने की। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which works on the principle of electromagnetic induction. Transformer is a static device which works on the principle of electromagnetic induction. So static device that means जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वहाँ पर कोई भी मूवेबल या कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, जैसा कि हमारा होता था डीसी मशीन में। डीसी मशीन में हमारे पास क्या दो बेसिकली पार्ट्स होते थे, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर वाज द स्टेशनरी पार्ट एंड द रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट और मूवेबल पार्ट। रोटर हमारा रोटेट करता था, बट ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास कोई भी रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी पार्ट्स होंगे ट्रांसफार्मर के वो सारे आपके कौन से होंगे, स्टेशनरी। अब हम बात कर लेते हैं पहले कि एग्जैक्टली हमारे ट्रांसफार्मर में कौन से पार्ट्स हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये बेसिकली आपके टू पार्ट्स बेसिकली इसमें कंसिस्ट करते हैं। पहला हमारा कोर एंड सेकेंडरी हमारा वाइंडिंग्स। फर्स्ट हमारी कोर है, ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, एंड ये हमारी वाइंडिंग हुई। तो वाइंडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आपका कोर है, कोर भी आपका इस तरह से नंबर ऑफ स्लाइड्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक सिंपल आपने कोई मटेरियल, कोई कंडक्टिंग मटेरियल, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ नहीं किया है। हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्पेशली हम कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन पीस लेते हैं, और कास्ट आयरन पीसेस की हम बहुत थिन स्लाइड्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जाती है, इसका मैं फर्दर अभी आंसर देती हूँ आपको। तो ये आपका कोर हुआ, ये जो कोर है आपका, ये बेसिकली आपका सॉफ्ट आयरन पीस का होता है। ड्यू टू सम लॉसेस, बिकॉज ऑफ सम लॉसेस हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन पीस की जगह सिलिकॉन स्टील का कोर यूज़ करते हैं। ये हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग हुई, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड प्राइमरी साइड हुई, प्राइमरी वाइंडिंग हुई। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है कॉपर वायर से लैमिनेटेड है, कॉपर वायर है, लैमिनेटेड है प्रॉपर, और इसे हमने इसमें इस कोर पे वाइंड अप कर दिया। तो ये हमारी वाइंडिंग है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज NP। ये हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे NP एज्यूम किया है। NP मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड, VP that is voltage from the supply side, and here is the secondary side of the transformer। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, ये हमारा VS यानी कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आप देख रहे हो, ये हमारी है सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। अब ये तो आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम हुआ ट्रांसफार्मर का, लेकिन इसका सिंबॉलिक डायग्राम जो होता है वो हमारा इस तरह से होता है, जहाँ पे ये हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग हुई और ये हमारी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग हुई, और ये जो आप पैरेलल लाइंस देख रहे हो ये हमारे हुई कोर, जो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखा रखी है शीट। ये हमारी यहाँ पर सिंबॉलिक डायग्राम पे दो पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइमरी साइड में हमने सप्लाई दी और ये जो एनर्जी हुई आपकी, ये एनर्जी किस तरह से आप सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, यही हमारा वर्क है ट्रांसफार्मर को यूज़ करने का। तो किस तरह से ये यूज़ हो रहा है ये हमने देखना है अभी। सो
जो प्रिंसिपल है हमारा ट्रांसफार्मर का कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है कि आपके ये दो सर्किट्स हैं, एक आपका ये प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट, ये आपके इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं हैं। ये दोनों सर्किट्स आपके मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं, कहीं से भी इनका इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है। Then it is used for transferring the electrical power from one circuit to another without any variation in their frequency। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट एनी वेरिएशन इन देयर फ्रिक्वेंसी। दैट मीन्स कि जब भी आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग करते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब ट्रांसफार्मर की वर्किंग के टाइम पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि अभी AKTU का एक सेट आया है कि आपको MCQ टाइप्स एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक्स हैं ये इसी तरह से आपके MCQ बनते हैं कि अगर आपके ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए या वेरिएशन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है आपका वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ना कि वेरिएशन पर। ट्रांसफार्मर आपका स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी मूवेबल पार्ट आपका नहीं होगा, आपका कोर स्टेशनरी है, आपकी वाइंडिंग स्टेशनरी है। ये आपका एक सिंबॉलिक डायग्राम हो गया ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे दोनों वाइंडिंग्स को एक्सप्रेस कर रखा है और ये पैरेलल लाइंस हैं आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोर की, और ये आपका सेकेंडरी साइड है। सो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल आपका क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इफ़ टू कॉइल्स ऑफ वायर आर ब्रॉट इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी with each other so that the magnetic field from one links with the other, a voltage will be generated in the second coil as a result. This is called the mutual inductance. So suppose एक हमारे पास कॉइल है जहाँ पे हमने कोई सप्लाई दी। जब हमने सप्लाई दी इस कॉइल पे तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगी और ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज स्मॉल एन। तो जो फ्लक्स आपका जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, दैट इज आई इंटू एन। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज आई इंटू एन, और यही एमएमएफ आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फ्लक्स के लिए, करेक्ट। तो जब आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि फ्लक्स आपका किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो जब फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ रखा है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग दैट E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। दैट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो हमारा EMF होता है, EMF रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? फ्लक्स के। फ्लक्स भी कैसा? कांस्टेंट फ्लक्स और वेरिएशन फ्लक्स, दैट इज वेरिएशन फ्लक्स। यानी कि आपका जो फ्लक्स है अगर वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद द टाइम, देन इट विल प्रोड्यूस द EMF। ये आपके फैराडे ने एक इम्पोज किया था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आपको यहाँ पर फ्लक्स वेरिएशन है तो यहाँ पर आपको एक EMF इंड्यूस होगा, दैट इज से E1। यहाँ पे आपका E1 इंड्यूस हुआ क्योंकि फ्लक्स वेरिएशन है। अब आपकी किसी कॉइल पे जब आपका फ्लक्स वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है, तो आपको जो EMF इंड्यूस होगा वो हमने मान लिया कि हमारे एक ये कॉइल है, दैट इज
इस कॉइल पे फ्लक्स वेरी किया, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इस फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज E1। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका कहलाया सेल्फ इंडक्शन। यानी कि आपका सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस कॉइल पे आपने सप्लाई दी उसी में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सिंपल सी चीज़। इस तरह से हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा था फर्स्ट कॉइल की वजह से। अब अगर हमने एक सेकेंडरी कॉइल को इस फ्लक्स लिंकेज के पास लेके आते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे भी वाइंडिंग्स कर रखी है, ये हमारा हो गया सेकेंडरी साइड। ये प्राइमरी सर्किट था जहाँ पे हमने सप्लाई दी। सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या किया, एक सेकेंडरी कॉइल ली जिसे हम इस फ्लक्स लिंकेज के पास लेके आए। तो जैसे ही हम इसको एक प्रॉक्सिमिटी लेवल पर लेके आते हैं तो इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से इस कॉइल पे भी एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो एमएमएफ क्या कहलाएगा, जो सेकेंडरी साइड में प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सपोज सेकेंडरी साइड का एमएफ I एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज N2। यानी कि सपोज इस कॉइल पे जो आपके एमएमएफ जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N2 है और इस कॉइल पर जो आपकी ये वाली कॉइल है इसमें जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 है। तो जब आपका इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे एक एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो आपका कहलाएगा I इंटू N2। इस एमएमएफ की वजह से अगेन एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये जो फ्लक्स होगा इसकी वजह से आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज E2। E2 इज इक्वल्स टू अगेन माइनस ऑफ N2 d∅/dt। तो ये आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। यानी कि प्राइमरी सर्किट में आपने एक जगह सप्लाई दिया, उस सप्लाई की वजह से आपकी प्राइमरी कॉइल पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये सेल्फ इंडक्टेंस का प्रिंसिपल हुआ। देन एक दूसरी कॉइल आप सेम फ्लक्स पे लेके आते हो तो उस फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उससे आपने क्या बोला, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि दूसरी पहली कॉइल की वजह से सेकेंड कॉइल पे जब आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो कहलाता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो ईएमएफ आपका होता है स्टैटिक इन नेचर। यानी कि यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो एक स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ईएमएफ होगा उसमें जो कंडक्टर्स होंगे वो आपके स्टेशनरी होंगे, लेकिन जो फ्लक्स होगा वो वेरी करेगा। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब आपका फ्लक्स वेरी करेगा विद टाइम, बट जो आपके कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स आपके स्टेशनरी होंगे। ठीक, तो यहाँ पर फिर से एक एमसीक्यू बना आपका। एमसीक्यू क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कौन सा ईएमएफ होगा, लाइक डायनामिक, स्टैटिक और समथिंग एल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपका जो डीसी मशीन होती है वहाँ पर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फ्लक्स होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रिएट करी वो आपकी कांस्टेंट होगी, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते थे, कंडक्टर्स जो आपके रोटर पार्ट में सिचुएटेड होते थे वो आपके रोटेट करते थे, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर इस डीसी मशीन पर डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर आप स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में, जिसमें क्या होता है आपका फ्लक्स जो होता है वो वेरी करता है और आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है कि एग्जैक्टली हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एक स्टैटिक डिवाइस होती है। यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। अभी हम इस पे डिटेल में वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे अपने फर्दर। सो ट्रांसफॉर्मर
अभी तक जो आपने डायग्राम देखा, ये डायग्राम, ये यूजुअली स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, ये आपका इंटरनल सर्किट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आउटर सर्किट एग्जैक्टली हमारा ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, तो ट्रांसफार्मर हमारा कुछ कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पर आपका ये पार्ट जो है वो मेन टैंक हुआ, ये आपका जो पार्ट है ये मेन टैंक हुआ। देन हेयर इज द एक्सपेंशन टैंक। बुकोल्स रिले, जो बुकोल्स रिले है ये आपका एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। प्रोटेक्शन डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ट्रांसफार्मर किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब होता है या फेल होता है या डैमेज होता है या कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है आपके ट्रांसफार्मर में, तो उसको कोई एक डिवाइस जो कि सेव करती है, दैट इज बुकोल्स रिले। एक्सपेंशन वॉल्व वेंट, यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व वेंट का काम क्या होता है आपका, कि जब आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग मोड में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर जाता होगा, तो उस हीटिंग को या उस हीटअप को मेंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वॉल्व वेंट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये रेडिएटर्स हैं, ये रेडिएटर्स भी हमारे कूलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ट्रांसफार्मर की। यानी कि ये जो मेन टैंक है, मेन टैंक में हमारा जो मेन कोर है ट्रांसफार्मर का, प्लस जो आपकी वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, वो आपकी इस मेन टैंक के अंदर होती है। मेन टैंक के अंदर होने के बाद जो मैंने एक बात बोली थी कि जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो एक आपका फिक्स, एक सॉलिड कोर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपके कुछ इस तरह से डायग्राम था जहाँ पर आप क्या कर रहे थे, बहुत थिन शीट्स होती हैं, नंबर ऑफ थिन शीट्स होती हैं, जिन्हें आप क्या करते हो, एक साथ कनेक्ट करके उसके बाद आप कोर बनाते हो। आप ये काम क्यों करते हैं, इस काम को करने का रीज़न ये होता है कि अगर हम एक बार सॉफ्ट आयरन कोर को सॉलिडली ले लें, एक कोर ले लें रेक्टेंगुलर शेप में, तो उस केस में हमारे एडी करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। तो उस एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सॉफ्ट आयरन पीसेस की जो शीट्स होती हैं, उन्हें बहुत थिन शीट्स होती हैं, जिसे हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और उससे हम ट्रांसफार्मर कोर को डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्ट आयरन पीस हम ले सकते हैं, लेकिन एडी करंट लॉसेस को तो हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, बट आपके हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट इज सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील जो होता है वो आपका सॉफ्ट आयरन पीस से फार बेटर होता है। किस केस में, जो आपका सिलिकॉन स्टील होता है वो आपके एडी करंट लॉसेस एज वेल एज हिस्टेरेसिस लॉसेस, दोनों लॉसेस को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देता है। लॉसेस मिनिमाइज होने का मतलब यही है कि ये डायरेक्टली आपका एफिशिएंसी को हाई करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि थिन शीट्स लेते हैं सॉफ्ट आयरन पीस की या सिलिकॉन स्टील की, जिसे हम इस तरह से कोर के शेप में लाते हैं और फिर यहाँ पर वाइंडिंग्स अपनी यूज़ करते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। इस पूरे सिस्टम को हमने मेन टैंक में डाला। मेन टैंक में डालने के बाद ये जो तरीका था एडी करंट लॉसेस को कम करने का, इसमें होता क्या है कि जब अगर इन दो शीट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहेगा तो वो भी आपका एक तरह से डिस्टर्बेंस हुआ या एडी करंट लॉसेस को क्रिएट कर देता है, प्रोड्यूस करता है। तो हमारा मेन पर्पस ये भी होता है कि दो शीट्स के बीच में बहुत ज़्यादा एयर गैप ना हो। तो उस एयर गैप को रिड्यूस करने के लिए हम इस मेन टैंक में ऑयल फिल करते हैं। मेन टैंक में आपका कोर हुआ, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग्स हुई, और एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर में इस मेन टैंक में ऑयल फिल करते हैं। वो जो ऑयल होता है वो ऑयल हमारा या तो मिनरल ऑयल या नेफ्थॉल ऑयल को हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका एयर गैप इन दो स्लाइड्स के बीच में कम होगा या मिनिमाइज हो जाएगा, या ज़ीरो आप कह सकते हो, ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो एडी करंट लॉसेस होंगे वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल फिल करने का एक बेसिक रीज़न ये है कि हम एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस जो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाता है, तो इस हीट को
रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो हमारा होता है वो उस हीट को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो जैसे जैसे आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो इस हीट को रिड्यूस करेगा, तो ऑयल हीट अप करेगा तो वो आपके इस एक्सपेंशन टैंक में के थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होगा वो धीरे धीरे वापस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। इसके अलावा जो रेडिएटर्स हैं ये हमारी बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल आपका हीट करने के बाद ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, इन रेडिएटर्स के थ्रू, इन पाइप्स के थ्रू यहाँ पर आपका फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ईजिली कूल होने के बाद वापस से इस लाइन के थ्रू ट्रांसफार्मर टैंक में वापस आ जाएगा। तो ये एक हमारा सिंपल सा एक रिव्यू है कि किस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का आउटर पार्ट किस तरह से हमें दिखता है और कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। जो बुशिंग्स आप देख रहे हो, ये बुशिंग्स फर्दर इसको एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस है। इस केस को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को अगर हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं तो शायद वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम कुछ इसमें क्लॉजेस लेते हैं, कुछ केसेस एज्यूम करते हैं, कुछ एजम्पशंस के साथ हम ट्रांसफार्मर को एक सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है आपका, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ कि आपने जितना भी इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिला। यानी कि अगर आपकी इनपुट पावर P1 है, आइडियल के केस में कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। अगर ज़ीरो लॉसेस हैं, दैट मीन्स आपने अगर इनपुट दिया P1 तो आपको आउटपुट भी आपको कितना मिलेगा, P आउट। यानी कि जितना आपका इनपुट होगा उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि ज़ीरो लॉसेस कैसे होंगे भाई? आपका कोर है, आपकी वाइंडिंग है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या एजम्पशन लिया, फर्स्ट एजम्पशन लिया कि जो आपका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आपका ज़ीरो होगा। यानी कि जो आपका वाइंडिंग्स में कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो आपने ज़ीरो एज्यूम किया, रिएक्टेंस ज़ीरो होगा। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हाईली परमिएबल होगा, इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होगी, यानी कि आपको एमएमएफ की नीड नहीं है फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा एमएमएफ की नीड नहीं है आपको फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज़ प्योरली हाइपोथेटिकल केस। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक ट्रांसफार्मर कोर है। ट्रांसफार्मर के कोर में हमने क्या किया, प्राइमरी साइड में हमारी सप्लाई वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड में हमारी लोड साइड है। यानी कि जो प्राइमरी साइड है वो सप्लाई साइड और सेकेंडरी साइड हमारा लोड साइड। प्राइमरी साइड में हमने एक सप्लाई वोल्टेज दिया दैट इज V1 और AC वोल्ट। अब ये AC सोर्स जब आपको इस वाइंडिंग के थ्रू इस फ्लक्स पे आता है तो आपने सपोज एक मिनिमम अमाउंट की करंट फ्लो कराई दैट इज IM। ये IM जो है ये आपका यहाँ पर आइडियल केस में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, नो लोड करंट। इस नो लोड करंट को हम एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। नो लोड करंट को हम एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिमम करंट होगी जो कि आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग को कंटिन्यू करेगी या स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर हम नो लोड करंट को फ्लो, सपोज हमने सप्लाई वोल्टेज दिया तो हमारी करंट फ्लो हुई जिसे हम नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट बोलेंगे। इस एक्साइटिंग करंट जब आपकी इस वाइंडिंग पे फ्लो करना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस एमएमएफ के साथ ये ट्रांसफार्मर कोर पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो रेड लाइन, यहाँ पर एक आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स की वजह से आपका इस प्राइमरी साइड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज
E1 प्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जो फैराडे लॉ था वो क्या कहलाता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि जो माइनस है वो आपका लेंस लॉ होता है, लेंस लॉ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, यानी कि ऑलवेज एक्शन अपोज द रिएक्शन, यानी कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अपने कॉज को अपोज करेगा। इस ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, आपका सप्लाई वोल्टेज, यानी कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड में होगा वो हमेशा आपके इस सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा, यानी कि अगर ये आपका एक डायरेक्शन पे होगा तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो कर रहा होगा, ये प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर 4 थी आपका यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी साइड में, दैट इज E1। अब ये सेम फ्लक्स आपका सेकेंडरी साइड में भी फ्लो हो रहा है। जब सेकेंडरी साइड में भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो आपका इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज E2। तो इस तरह से आपने देखा आइडियल केस में क्या हुआ कि आपने प्राइमरी साइड में सप्लाई दिया, करंट फ्लो करी, एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, एमएमएफ के साथ आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज E1। सेम फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल हुआ आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होने के, सेकेंडरी साइड में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हुआ आपका E2। तो ये एक हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का केस था, यानी कि प्राइमरी साइड में आपने जितना भी आपने पावर आपको थी आपके पास, दैट इज P1 और यू कैन से V1 I1, यही सेम आपको पावर मिलेगी सेकेंडरी साइड में, यानी कि लोड साइड में, दैट इज V2 I2, यानी कि आइडियल केस में ऑलवेज V1 I1 इज इक्वल्स टू V2 I2। यहाँ पर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर का केस देखा। अब इस आइडियल ट्रांसफार्मर का जो भी वर्किंग थी उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ यूज़ करी लाइक V1 IM E1 E2 V2 N2, तो ये किस तरह से हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हम फेजर डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फेजर डायग्राम है आइडियल केस में। तो यहाँ पर जब हमने आइडियल केस के फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो हम फ्लक्स को, जो आपका मेन फ्लक्स है दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स, उसको हमने रेफरेंस वैल्यू माना। रेफरेंस वैल्यू मानने का सबसे सिंपल वे जो होता है वो क्या होता है कि आप किसी ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को रेफरेंस वैल्यू मानिए जो कि आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर इस केस में मैंने फ्लक्स को कांस्टेंट माना, तो यानी कि इसको रेफरेंस वैल्यू माना। रेफरेंस वैल्यू मानने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद हमारे पास नो लोड करंट आई, दैट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट ओनली। क्यों यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट को हमने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि ये हमारा एक आइडियल केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइडियल केस में जब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को कंसिडर किया तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ही प्योरली रिस्पॉन्सिबल है आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए। इसलिए आपका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है वो सेम फेज में होगा आपके फ्लक्स के। फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे फाई m लिखा है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, सपोज किसी एक इंस्टेंट पे जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ दैट इज फाई इज इक्वल्स टू फाई m साइन ओमेगा t, करेक्ट। ये एक किसी इंस्टेंट पे हमारा फ्लक्स मिला जिसे हमने बोला फाई m साइन ओमेगा t। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर हम देखें तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n डी फाई बाय डी टी, राइट। तो जब हम फ्लक्स की वैल्यू को पुट कराएंगे इस इक्वेशन पर तो हम क्या देखते हैं, E1 इज इक्वल्स टू माइनस n ओमेगा मैक्सिमम फ्लक्स साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस फाई इज इक्वल्स टू फाई m साइन ओमेगा t को इस इक्वेशन पर पुट कराएंगे, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो आपकी लास्ट में वैल्यू आएगी वो आएगी E1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n फाई m
ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस टर्म को हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिया ई एम, यानी कि जो आपका ई एम एफ इंड्यूस हुआ उसकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका ई एम एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर इस इक्वेशन के थ्रू, ये आपकी ई एम एफ इक्वेशन भी यहीं से आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझाया है। अभी नेक्स्ट फर्दर अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो आपकी ई एम एफ इक्वेशन आई जहाँ पे आपका ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो ये ई एम एफ आपका किसकी वजह से जनरेट हुआ? ड्यू टू फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स और ई एम एफ के बीच में जो आपका फेज एंगल बनेगा वो डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पर। तो जब आपका यहाँ पर फ्लक्स मिल गया आपको, इस फ्लक्स के साथ आप देख रहे हो इस फेज एंगल के साथ कि आपका जो ईएमएफ होगा वो माइनस 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 है। इसलिए फ्लक्स के साथ आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो होगा माइनस 90 डिग्री लैगिंग के केस में। फाई एम के साथ आपका ये लैग किया और यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हुआ E1 यानी कि ये जो माइनस पाई बाई 2। इवन यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बोली थी कि बिकॉज ऑफ लेंस लॉ जो आपका E1 होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा V1 के। तो अगर आपका E1 यहाँ पर वर्क कर रहा है फाई एम के साथ माइनस 90 डिग्री लैग करने के बाद, तो इस E1 के साथ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा इसका कॉज क्या है? V1। इसलिए मैंने यहाँ पर E1 के जस्ट अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन पर प्रोड्यूस कराया V1 को। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन भी जस्टिफाई हो जाती है कि लेंस लॉ की वजह से जो आपका E1 प्रोड्यूस हुआ था, लेंस लॉ की वजह से आपका E1 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा किसके? V1 के। उसके बाद यहाँ पर E1 और E2 आपकी सेम फेज में दिखाया है। सेम फेज में दिखाने का रीज़न क्या है कि जो आपका E2 प्रोड्यूस हुआ है वो सेम फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से आपका E1 प्रोड्यूस हुआ था। इसलिए आपका E1 और E2 यहाँ पर आपका सेम फेज में आ गया है। फर्दर ये एक सिंपल आइडियल ट्रांसफार्मर का केस था जहाँ पर हमने परमेबिलिटी हाई मानी, रेजिस्टेंस 0, रिएक्टेंस 0, यानी कि जितना आपका ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की बात करी कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिला। फर्दर हमारा जो टॉपिक आएगा वो सेमी आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में बात करेंगे। देन आफ्टर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रेजिस्टेंस हैं, रिएक्टेंस हैं या जो भी लॉसेज होंगे उन सबको कंसिडर करके एग्जैक्टली हमारा ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करेगा, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या लॉसेज होंगे, किस तरह से उसकी इफिशियंसी होगी, वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।